उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सुनो इमरान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन प्रोटोकॉल के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? सर सुल्तान ने शदीद गुस्से के आलम में कहा। प्रोटोकॉल, यही लफ्ज़ कहा है ना आपने, लेकिन कोल का मतलब तो कोयला होता है, प्रोटो का क्या मतलब हुआ? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सर सुल्तान एक झटके से कुर्सी से उठे और मुड़कर रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गए। आई एम सॉरी सर सुल्तान, आइंदा आपको इस बारे में कोई शिकायत ना होगी, इमरान ने अचानक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि सर सुल्तान से अब गुस्सा वाकई बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसलिए अगर उन्हें फौरी तौर पर ठंडा ना किया गया तो हो सकता है कि इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाए। तुम बच्चे नहीं हो, समझे? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं तुमसे हंसकर बात कर लेता हूँ या मजाक कर लेता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सदर साहब से भी मजाक करना शुरू कर दो, और वो भी मेरी मौजूदगी में। सर सुल्तान ने मुड़कर फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, आई एम सॉरी, मैंने कह दिया है कि आइंदा आपको कोई शिकायत ना होगी। इस पर माजरत कबूल कर ले, मैं सदर साहब से भी ज़ाती तौर पर माजरत कर लूंगा, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सर सुल्तान के चेहरे पर मौजूद शदीद तरीन गुस्से की तासुरात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते चले गए। आओ मेरे साथ, सर सुल्तान ने कहा और इस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहां से वो लिफ्ट के जरिए पोर्च तक पहुंचे थे। इमरान खामोशी से उनके पीछे चल रहा था। थोड़ी देर बाद इमरान सर सुल्तान के साथ कार में बैठा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। सर सुल्तान उकबी सीट पर बैठे हुए थे जबकि इमरान ड्राइवर के साथ वाली साइड पर बैठा था। को सर सुल्तान ने उसे भी पीछे हटने के लिए कहा था, लेकिन इमरान ने मुआसरत कर दी और वो आगे बैठ गया। सर सुल्तान ने भी शायद इसलिए इसरार ना किया था कि ड्राइवर की मौजूदगी में वो बात ना करना चाहता होगा। प्रेसिडेंट हाउस पहुंचकर उन्हें फौरी तौर पर सदर साहब के खसूसी मीटिंग रूम में पहुंचा दिया गया। आइए आइए, तशरीफ लाइए, सदर साहब ने उनके दरवाजे में दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए कहा और उठकर बाकायदा इन दोनों से मुसाफिया किया। इमरान और सर सुल्तान दोनों ने रस्मी फिक्रे अदा किए और फिर वो मेज की दूसरी तरफ कुर्सियों में बैठ गए। सर सुल्तान तो बड़े मौतबाना अंदाज में बैठे हुए थे जबकि इमरान सोफे वाली कुर्सी पर कदरे एतमीनान से बैठा हुआ था। वो खत कहाँ है इमरान साहब जिसका जिक्र आपने किया था? सदर साहब ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने जेब से वो कागज निकाला और उठाकर सदर साहब के सामने रख दिया और फिर दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गया। सदर साहब ने खत उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो दस्तखत तो वाकई ही मेरे हैं और लिखाई भी मुझे अपनी ही लगती है, लेकिन मैंने तो नहीं लिखा। ये क्या सिलसिला है? सदर साहब ने खत वापस मेज पर रखते हुए इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। सर, जब इमरान साहब ने मुझे ये खत दिखाया तो मैं भी बेहद परेशान हुआ, सर सुल्तान ने मौतबाना लहजे में कहा। ये तो कोई गहरी साजिश लगती है। इमरान साहब के फ़ोन के बाद मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाकर दरियाफ्त किया है, उसने भी इनकार किया है। आखिर ये क्या सिलसिला है? क्यों इमरान साहब? सदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी साहब को आप जरा बुलाएं, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सदर साहब ने असबाद में सर हिलाते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। मीटिंग रूम में आ जाइए, सदर साहब ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस एक सेहतमंद आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने सदर साहब को सैल्यूट किया। ये इमरान साहब हैं, सीक्रेट सर्विस की चीफ के नुमाइंदा खसूसी, और सर सुल्तान से तो आप वाकिफ़ हैं। और इमरान साहब ये मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, कर्नल राशिद खान। सदर साहब ने कर्नल राशिद खान और इमरान का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा। कर्नल साहब, आप कब से यहाँ ड्यूटी पर हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कर्नल राशिद खान से पूछा। 2 माह से जनाब, कर्नल राशिद खान ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले आप इस यूनिट में थे या और कोई ड्यूटी सर अंजाम देते थे? इमरान ने पूछा। जी, मैं इस पोस्ट पर तैनात होने से पहले ग्रेटलैंड में पाकिस्तान के सफारत खाने में मिलिट्री अताशी था, कर्नल राशिद खान ने जवाब देते हुए कहा। वहां आपके ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी रॉजर से ताल्लुकात तो होंगे ना? इमरान ने कहा। ताल्लुकात तो नहीं थे जनाब, अलबत्ता इनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी, कर्नल राशिद खान ने जवाब देते हुए कहा। सदर साहब के सामने मेज पर खत पड़ा हुआ है, आप उसे देखें और मुझे बताएं कि यह खत किसने लिखा है, इमरान ने कहा। ये लो देखो, सदर साहब ने अपने सामने पड़ा हुआ खत उठाकर कर्नल राशिद खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो कर्नल राशिद खान ने खत लिया और फिर जैसे ही उसकी नजरें खत पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका चेहरा सपाट हो गया। जी, ये तो सदर साहब का ज़ाती खत लगता है, कर्नल राशिद ने कहा। कर्नल राशिद, हाउंड ग्रुप के चीफ लॉर्ड पेकानो के साथ आपके होने वाली तमाम बातचीत की टेप सीक्रेट सर्विस के चीफ के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके हक में बेहतर यही है कि आप असल हालात बता दें। मैं आपको जमानत देता हूं कि आपका कोर्ट मार्शल नहीं किया जाएगा, इमरान ने एक यकलख्त इंतहाई सख्त लहजे में कहा। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? कर्नल राशिद ने उछलते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक चीखता हुआ उछलकर नीचे कालीन पर गिरा। इमरान किसी स्प्रिंग की तरह सोफे से उछला और फिर कर्नल राशिद खान हवा में उड़ता हुआ एक धमाके से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया था।
सदर साहब और सर सुल्तान बेख्तियार बुखला कर उठ खड़े हुए। बोलो, सब कुछ बता दो, इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर मोड़ते हुए कहा। तुम मुझसे कुछ मालूम ना कर सकोगे, कर्नल राशिद ने खरखराहट भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसके मुंह के किनारों से नीले रंग के बुलबुले से निकलने लगे और इमरान झटके से पैर हटाया, लेकिन इस लम्हे कर्नल राशिद के जिस्म ने एक झटका खाया और उसके साथ ही वो साकित हो गया। उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सदर मुमलिकत और सर सुल्तान पुत बने खड़े थे। आई एम सॉरी सदर साहब और सर सुल्तान साहब, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ वैसे तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन अगर ये निकल जाता तो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ये क्या सिलसिला है, क्या आप उसकी वजाहत करेंगे? सदर साहब ने हैरत अंगेज तौर पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, तशरीफ रखें, मैं आपको तफसीलन अर्ज करता हूं। इमरान ने कहा तो सदर साहब दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गए। आप भी तशरीफ रखें जनाब, इमरान ने सर सुल्तान से कहा तो सर सुल्तान भी खामोशी से दोबारा सोफे की कुर्सी पर बैठ गए। इमरान भी सोफे में बैठ गया। जनाब, ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी ने हुकूमत पाकिस्तान को एक खत लिखा कि उनकी इंटेलिजेंस ने एक साजिश पकड़ी है जिसमें पाकिस्तान में किसी अहम आदमी के कत्ल करने का इशारा दिया जाता था। यह खत आपके हुक्म पर X2 को पहुंचा दिया गया। X2 ने इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए ग्रेटलैंड में अपने चीफ एजेंट को इंक्वायरी के मालूमात हासिल करने के लिए कहा तो वहां से उन्हें रिपोर्ट दी गई कि इंटेलिजेंस ने ऐसी कोई साजिश नहीं पकड़ी और ना ही उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई केस मौजूद है जिस पर चीफ ने ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी के बारे में इंक्वायरी कराई। तो इस इंक्वायरी के तहत ये बात सामने आई कि आपके मिलिट्री सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से राब्ता किया और आप उनसे बात करना चाहते हैं, और फिर आपने बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी से बात की और उससे कहा कि वो ग्रेटलैंड के बदनामे सवाना हाउंड ग्रुप के चीफ से कहें कि वो आपका एक अहम काम ज़ाती तौर पर करे। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में हाउंड ग्रुप के चीफ से राब्ता किया तो हाउंड ग्रुप के चीफ ने यह शर्त रख दी कि सदर साहब ज़ाती तौर पर उन्हें खत लिखें ताकि उसे यकीन हो कि सदर साहब वाकई ये काम ज़ाती हैसियत से कराना चाहते हैं, क्योंकि हाउंड ग्रुप के चीफ का ये खतरा था कि कहीं उसे या उसकी तंजीम को किसी कास्ट ट्रैप में न फंसाया जा रहा हो। सेक्रेटरी ने यह बात आपको कह दी। आपने एक साथी खत लिखकर चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने वो खत हाउंड ग्रुप के चीफ तक पहुंचा दिया। इस पर हाउंड ग्रुप ने वही खत बतौर शनाख्त देकर अपने एक खास आदमी को पाकिस्तान भिजवाया ताकि वो आपसे मिलकर जो काम आप कराना चाहते हैं उनकी तफसीलात मालूम कर सके और फिर वो काम दे दे। इस इत्तला के साथ ही उस आदमी के बारे में भी तफसीलात मुहैया कर दी गई जो खत लेकर यहाँ आ रहा था। इस आदमी का नाम टेरी था, लेकिन इस ग्रुप के आदमी अपनी मखसूस शनाख्त के लिए अपने नामों के साथ हाउंड का लफ्ज़ भी लगाते हैं। यहाँ पड़ताल की गई और टेरी हाउंड नामी आदमी के बारे में मालूमात हासिल की। इस नाम का आदमी ग्रेटलैंड से आकर यहाँ एक बड़े होटल में ठहरा है और इसने इस होटल से आपके मिलिट्री सेक्रेटरी से फोन पे राब्ता कायम किया और मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसे आज रात को सीनियर ऑफिसर्स क्लब में मुलाकात का वक्त दिया। उसके बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ कि टेरी हाउंड की यहाँ की एक मकामी औरत रोजी रास्कल से मुलाकात हुई और इन दोनों को इकट्ठे इस होटल में जाते देखा गया। फिर उसके बाद इस टेरी हाउंड का कोई पता चल ना सका। चनाचा इस औरत के बारे में मालूमात हासिल की गई। फिर इस औरत को ट्रेस किया गया तो इस औरत ने बताया कि टेरी हाउंड इस औरत को लेकर ग्राउंड होटल गया था और वहां एक कमरा किसी पार्कर के नाम से बुक था। वहां इस टेरी हाउंड ने इस औरत से तलाशी की कोशिश की तो इस औरत ने उसे हलाक कर दिया। उसकी लाश अभी तक होटल ग्राउंड के कमरे में मौजूद है। चनाचा वहां चेकिंग की गई तो टेरी हाउंड की लाश वहां मौजूद थी। चूंकि ग्रेटलैंड से ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि वो खत टेरी हाउंड ने अपने बूट के तिले में छुपाया हुआ है, इसलिए वहां से ये खत हासिल किया गया। इसके बाद चीफ ने मुझे ये खत देकर सर सुल्तान साहब के पास भिजवाया ताकि इस आदमी को ट्रेस किया जा सके जिसने आपकी तरफ से ये सारी कार्रवाई की है। चीफ का ख्याल था कि ये काम आपके मिलिट्री सेक्रेटरी का है, वो किसी खास साजिश में आलाकार बना हुआ है। चनाचा मैं सर सुल्तान साहब के साथ यहाँ आया। मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलवाया गया। आपके सामने बातचीत हुई। मैंने उससे खत दिखाया और वो ये खत देखकर चौंका, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पा लिया। लेकिन खत देखकर उसके चेहरे और आंखों में पैदा होने वाले तासुरात ने यह बता दिया कि वो वाकई साजिश में किसी न किसी अंदाज में बहरहाल मुलव्विस है। इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ। वैसे मुझे अंदाजा ना था कि इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने अपने दांतों में जहरीला कैप्सूल छुपाया हुआ होगा और ये मर जाएगा, वरना मैं इसका भी बंदोबस्त कर लेता। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, क्या आपके पास वाकई वो केसेट मौजूद है जिनमें इस चीफ सेक्रेटरी से गुफ्तगू की थी? सदर साहब ने होंठ चबाते हुए कहा, जी नहीं, केसेट होती तो फिर पूछ कुछ की जरूरत ही ना रहती। उसे अचानक और फौरी गिरफ्तार कर लिया जाता। इंक्वायरी करने वालों ने ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी के पर्सनल सेक्रेटरी से ये सारी मालूमात हासिल की थी। जो कुछ पहले मैंने आपको बताया है वो सब कुछ इसने बताया था। केसेट की बात तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को टटोलने के लिए की थी, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ये साजिश क्या थी और इसमें मुझे इस अंदाज में इस्तेमाल करने की क्यों साजिश की गई? जाहिर है मैंने तो किसी चीफ सेक्रेटरी से ना बात की है और ना ही ये खत लिखा है।
क्या मुझे इस अंदाज में इस्तेमाल किए बगैर उनकी साजिश मुकम्मल नहीं हो सकती थी? सदर साहब ने कहा, साजिश की तफसील का तो अभी इल्म नहीं है, सीक्रेट सर्विस बहरहाल इसका पता भी चला देगी, लेकिन मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक आपको इस अंदाज में इसलिए इस्तेमाल किया गया कि हाउंड ग्रुप इंतहाई अहम शख्सियत के कत्ल में बहुत माहिर समझा जाता है, लेकिन वो लोग किसी मुल्क की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत को इस वक्त हलाक करते हैं जब इस मुल्क के इससे भी ज़्यादा अहम आदमी की तरफ से उन्हें बुक किया जाए, वरना वो लोग काम नहीं करते, क्योंकि इस तरह उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। आपको इस्तेमाल करने से बेज़ाहिर ये मालूम होता है कि साजिशों का टारगेट पाकिस्तान का कोई अहम तरीन आदमी होगा, ऐसा आदमी जिसके लिए आपका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी हो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो लोग पाकिस्तान के किसी अहम सियासी लीडर को हलाक कराना चाहते थे, कोई ऐसा लीडर जो आपके लिए भी सियासी तौर पर ख़तरा बन सकता हो, और ख़ास तौर पर जिसकी पॉलिसी ग्रेटलैंड के खिलाफ हो। और इन पॉइंट्स पर गौर किया जाए तो फिर एक ही शख्सियत सामने आती है, और वो है जनाब नसीब अहमद खान साहब, जो आपकी मुखालिफ सियासी पार्टी के सरबराह भी हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ सदारत का इलेक्शन भी लड़ा था, और जो इस बात की भी मुखालिफ है कि पाकिस्तान ग्रेटलैंड की सरबराही में बनने वाले एशियाई इत्तेहाद में शामिल हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अंदाज़ा है, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि अभी आइंदा सदारती इंतखाबात में काफ़ी अरसा पड़ा है, और दूसरी ये बात कि उनकी सियासी मुखालफत मेरे साथ या मेरी सियासी पार्टी के साथ है। साजिशों का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? उन्हें उनकी हलाकत से क्या फ़ायदा मिल सकता है? सदर साहब ने होठ चबाते हुए कहा, आपको तो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इस तरह चीफ सेक्रेटरी और हाउंड ग्रुप मुतमईन हो जाएगा। हो सकता है कि ये साजिश उनकी अपनी पार्टी के अंदर से हो रही हो, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। इमरान ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात थी तब भी उन्हें ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी के जरिए इस जराइम पेशा ग्रुप से राब्ते की क्या ज़रूरत थी? वो बराह रास्त भी राब्ता कर सकते थे, और दूसरी बात यह कि वो हाउंड ग्रुप के अलावा भी तो किसी और को हायर कर सकते थे। सदर साहब ने कहा, जनाब आपको इल्म नहीं है, असल में हाउंड ग्रुप ग्रेटलैंड की सरकारी तंजीम है, लेकिन उसे जराइम पेशा ग्रुप की सूरत दी गई है। हुकूमत अपने काम उनसे कराती रहती है, और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के जरिए उनसे राब्ता हो सकता है, और किसी तरह नहीं। लेकिन ये सब अंदाजे ही हैं, जब साजिश की असल सूरत हाल सामने आएगी तब मालूम होगा कि ये सब क्या था। इमरान ने कहा, तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने ये खत क्यों भेजा था जिसमें पाकिस्तान के किसी अहम आदमी के कत्ल का इशारा था? इस तरह तो उन्होंने खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी कराई। सदर साहब ने कहा, जनाब ये तो बड़ी सादा सी बात है, आमतौर पर ऐसे खतूत इंटेलिजेंस या किसी सरकारी एजेंसी को भिजवा दिए जाते हैं, जिन्हें फाइल कर दिया जाता है। इस तरह को अगर ग्रेटलैंड पर कोई शुबा आता भी सही, तो ये खत वो अपने सबूत में पेश करके अपने आप को साफ बचा लेते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सदर साहब ने असबात में सर हिला दिया। अब इस मिलिट्री सेक्रेटरी की हलाकत का क्या किया जाए? सदर मुमलिकत ने कहा, आप इस बारे में सारी बात सीक्रेट सर्विस पर डाल दें कि सीक्रेट सर्विस को ये इत्तला मिल गई थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी किसी साजिश में शरीक था। चनाचा सीक्रेट सर्विस के आदमी ने इससे आपके सामने पूछ-कुछ की तो उसने खुदकुशी कर ली। बाकी आप इस खत और दूसरी सारी बात को गोल कर दें। इमरान ने कहा तो सदर साहब चंद लम्हे सोचते रहे, फिर उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। प्रेसिडेंट हाउस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल वास्ती को मीटिंग रूम में भिजवाओ। सदर साहब ने ताहमकाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ कबीदगी के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस कम इन, सदर मुमलिकत ने कहा। दरवाजा खुला और सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में मलबूस एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे सामने कालीन पर पड़ी हुई मिलिट्री सेक्रेटरी की लाश देखकर वो उछल पड़ा। सर ये, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इंतहाई बुखलाहट वाले लहजे में कहा, ये अली इमरान साहब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 के नुमाइंदा खसूसी और सर सुल्तान सेक्रेटरी वजारत खारजा। तो आप पहले से वाकिफ हैं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को खुफिया इतला मिली थी कि कर्नल राशिद किसी गहरी साजिश में मुलविस है। उन्होंने मुझसे राब्ता कायम करके मिलिट्री सेक्रेटरी को गिरफ्तार कराने की इजाज़त तलब की। मैंने उन्हें यहाँ कॉल कर लिया ताकि वो पहले मेरे सामने मिलिट्री सेक्रेटरी से इब्तदाई पूछ-कुछ करें। अगर मुझे एहसास हुआ कि वाकई उनका शक दुरुस्त है तो मैं गिरफ्तारी की इजाज़त दे दूंगा, वरना नहीं। चनाचा उन्होंने मेरी सामने इनसे पूछ-कुछ की तो उन्होंने दांत में छुपाए हुए कैप्सूल से खुदकुशी कर ली। आप इनकी लाश यहाँ से ले जाएं और जो कुछ मैंने कहा है ऐसी ही रिपोर्ट तैयार कराएं और फिर उनका पोस्टमार्टम कराकर लाश उनके वारसों के हवाले कर दें। सदर साहब ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा। यस सर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, आप सीक्रेट सर्विस के चीफ को मेरा पैगाम भिजवा दें कि वो जल्द से जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं। सदर मुमलिकत ने उठते हुए इमरान से कहा। उसके साथ वो तेज कदम उठाते उकबी दरवाजे के दूसरे कमरे में चले गए। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए एक अधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, इस अधेड़ उम्र आदमी ने तहमकाना लहजे में कहा, प्रेसिडेंट हाउस के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर मिनहाज साहब आपसे फौरी बात करना चाहते हैं। उसी तरफ से मौतबाना आवाज सुनाई थी। बात कराओ। अधेड़ उम्र आदमी ने इस तरह तहमकाना लहजे में कहा। हेलो, मैं मिनहास बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद एक आवाज सुनाई थी।
यस, क्या बात है, अधीर उम्र आदमी ने इस तरह तहमकाना लहजे में कहा। सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल राशिद ने खुदकुशी कर ली है। जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया तो अधीर उम्र आदमी भी इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? अधीर उम्र आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी आध घंटा पहले, तफसील फोन पर नहीं बताई जा सकती, अगर आप मुलाकात की इजाजत दे तो बेहतर है। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, आ जाओ फौरन, अधीर उम्र आदमी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से एक मौतमाना आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट हाउस का असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर मिनहास आ रहा है, जैसे ही वो आए उसे मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए, अधीर उम्र आदमी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये क्या हुआ? कर्नल राशिद ने क्यों खुदकुशी कर ली? अधीर उम्र आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए थे। कुछ देर तक वो खामोश बैठा रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और फोन पीस के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। किंग हाउस। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा और आवाज बता रही थी कि वो वहां का मुलाजिम है। इफ्तिखार खान बोल रहा हूं, किंग साहब से बात कराओ, अधीर उम्र आदमी ने तहमकाना लहजे में कहा। जी साहब, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हेलो किंग बोल रहा हूं, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। इफ्तिखार खान बोल रहा हूं, अभी अभी मुझे इतला मिली है कि प्रेसिडेंट की मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल राशिद खान ने खुदकुशी कर ली है। अधीर उम्र आदमी ने कहा। ओह, मगर क्यों? क्या कोई खास बात हो गई थी? दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा। अभी तफसीलात मालूम नहीं हुई। वहां हमारा एक आदमी मौजूद है, उसने फोन पर इतला दी है, लेकिन उसका कहना है कि फोन पर तफसीलात नहीं बताई जा सकती। मैंने उससे बुलाया है, आपको फोन इसलिए किया है कि अगर ये खुदकुशी रेड ट्रेप के साथ सिलसिले में हुई है तो फिर हमें फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम कर लेने चाहिए। इफ्तिखार खान ने कहा। ठीक है, लेकिन तफसीलात मुझे फौरन बताना, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इफ्तिखार खान ने रिसीवर रख दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, इफ्तिखार खान ने तहमकाना लहजे में कहा। तो दरवाजा खुला तो एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मौतमाना अंदाज में इफ्तिखार खान को सलाम किया। बैठो, इफ्तिखार खान ने कहा तो आने वाला मेज के साथ मौजूद एक कुर्सी पर मौतमाना अंदाज में बैठ गया। अब तफसील बताओ कि कब हुआ है और क्यों हुआ है, इफ्तिखार खान ने कहा। जनाब, सेक्रेटरी वजारत खारजा सुल्तान और एक नौजवान जिसका नाम अली इमरान बताया गया है, जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स2 का नुमाइंदा खसूसी बताया गया है, सदर साहब से मुलाकात के लिए आए। सदर साहब उनके इंतजार में थे। स्पेशल मीटिंग रूम में ये मुलाकात हुई। उसके बाद मिलिट्री सेक्रेटरी साहब भी इस मीटिंग में शरीक हो गए। इसके बाद सदर साहब ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को तलब किया तो स्पेशल मीटिंग रूम में मिलिट्री सेक्रेटरी साहब की लाश कालीन पर पड़ी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इतला मिली थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी साहब किसी गहरी साजिश में शरीक हैं। चनाचा उन्होंने सदर साहब से मिलिट्री सेक्रेटरी की गिरफ्तारी की इजाजत तलब की और सदर साहब ने उन्हें यहाँ कॉल किया कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब से उनके सामने इब्तदाई पूछ-गुछ करें कि अगर सदर साहब ने यह महसूस किया कि वाकई ही मिलिट्री सेक्रेटरी साहब किसी साजिश में शरीक हैं तो वो गिरफ्तारी की इजाजत दे देंगे, वरना नहीं। चनाचा इस अली इमरान ने सदर साहब और सर सुल्तान साहब के सामने पूछ-गुछ की तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने अपने दांत में छुपाए हुए जहरीले कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली। मिनहास ने तफसील बताते हुए कहा, वहां होने वाली बातचीत का भी इल्म हुआ है या नहीं? इफ्तिखार खान ने कहा, नहीं सर, स्पेशल मीटिंग रूम को हर तरह से महफूज कर दिया गया है और फिर किसी को ये गुमान भी ना था। ये तो जब मिलिट्री सेक्रेटरी की लाश आई और रिपोर्ट तैयार हुई तब इस बात का इल्म हो सका। मिनहास ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, ये लो अपना इनाम। इफ्तिखार खान ने मेज की दराज खोलकर एक सुर्ख रंग का कार्ड निकालकर मिनहास की तरफ फेंकते हुए कहा, थैंक यू सर। मिनहास ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था इस सुर्ख कार्ड का मतलब 10 लाख रुपए होते हैं, वो जो बाहर जाकर कैशियर से वसूल कर लेगा, और ये शायद उसकी तवक्को से ज्यादा बड़ा इनाम था, इसलिए उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए थे। इसने कार्ड उठाकर सलाम किया और फिर तेजी से वापस मुड़ गया। जब उसके बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया तो इफ्तिखार खान ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर फोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस किया और उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। किंग हाउस। राब्ता कायम होते ही मुलाजिम की आवाज सुनाई दी, इफ्तिखार खान बोल रहा हूँ, किंग साहब से बात कराओ। इफ्तिखार खान ने तेज लहजे में कहा, जी साहब, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो किंग बोल रहा हूँ, क्या तफसील मालूम हुई है? दूसरी तरफ से भारी आवाज सुनाई दी तो इफ्तिखार खान ने मिनहास की दी हुई रिपोर्ट मंदन दोहरा दी। ओह, इसका मतलब है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को रेड ट्रैप के बारे में मालूम हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, किंग ने कहा, लेकिन उन्हें ये मालूमात कैसे मिली होंगी? और मालूमात भी ऐसे मिली हैं कि कर्नल को फौरन खुदकुशी करना पड़ी, वरना कर्नल तो इंतहाई तरबियत याफ्ता आदमी थे। वैसे उसने आज रिपोर्ट दी थी कि ग्रेटलैंड से मतलूबा आदमी पाकिस्तान पहुंच चुका है और आज रात वो इससे मुलाकात करके रेड ट्रैप की सारी तफसीलात तय करेगा और ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया और क्यों? इफ्तिखार खान ने कहा।
افتخار خان، یہ صورتحال انتہائی بھیانک ہے، اس لیے ہمیں یہ منصوبہ فوری طور پر ڈراپ کرنا ہوگا، ورنہ سیکرٹ سروس کے ہاتھ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ انتہائی خطرناک ترین سروس ہے اور یقیناً ان کے پاس ایسے ثبوت ہوں گے کہ کرنل کو فوری خودکشی کر لینے میں ہی عافیت نظر آئی، اس لیے تم فوری طور پر کچھ وائڈ اپ کر کے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ کوئی ثبوت، کوئی فائل اور کوئی کاغذ ریڈ ٹریپ کے سلسلے میں اس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، کنگ نے کہا۔ لیکن پھر تو بین الاقوامی کانفرنس کا موقع نکل جائے گا اور پھر ایک لحاظ سے یہ منصوبہ ہی ختم ہو جائے گا، افتخار نے کہا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور میری ہدایت پر انتہائی تیزی سے عمل کرو، انتہائی تیز رفتاری سے، سمجھ گئے؟ کنگ نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، افتخار خان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اس قدر محنت، اس قدر اخراجات، اور جب منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچا تو سب کچھ ختم، ویری بیڈ، افتخار خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ روز کلب کے مین گیٹ کے قریب ٹائیگر نے کار روکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا اور پھر کار لاک کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اندر ہال میں منشیات کا گاڑا دھواں موجود تھا۔ ہال میں سب زیر زمین دنیا کے افراد بھرے ہوئے تھے، جن میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا، اس کے جسم پر سرخ رنگ کی ہاف آستین کی بنیان تھی، اس پر ایک فحش سا فقرہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بال کوہان کی طرح ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر موجود زخموں کے بے شمار مندمل نشانات بتا رہے تھے کہ اس کا زیادہ تر وقت لڑائی بھڑائی میں ہی گزرا ہے۔ ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ روزی راسکل سے کہو کہ ٹائیگر آیا ہے، ٹائیگر نے اسی طرح نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا روزی نے تمہیں ملاقات کا وقت دیا ہے؟ نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس سے بات تو کرو، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گی، ٹائیگر نے سرد لہجے میں جواب دیا تو نوجوان نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک انٹرکام اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ کاؤنٹر سے جیری بول رہا ہوں، ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام ٹائیگر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، نوجوان نے دوسری طرف سے بات سن کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ ادھر بائیں طرف سیڑھیاں ہیں، اوپر چلے جاؤ، نوجوان نے ریسیور رکھ کر بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بائیں طرف موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب ٹائیگر اوپر والی راہداری میں پہنچا تو پاپ میوزک کے شور سے اس کے کان پھٹنے لگے۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میوزک کا شور وہیں سے آ رہا تھا۔ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ روزی راسکل کمرے میں بڑے بے ڈھنگ کے انداز میں رقص کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے کمرہ خالی تھا، اس میں کوئی اور آدمی نہ تھا۔ ٹائیگر کے کمرے میں داخل ہونے کے باوجود روزی راسکل اپنے رقص میں مصروف رہی تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر ایک طرف رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا، جس میں سے میوزک کی تیز آواز نکل رہی تھی۔ میوزک رکتے ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ دنیا سے اچانک کسی خلا میں داخل ہو گیا ہو جہاں کس قسم کی کوئی آواز ہی نہ ہو۔ ارے کیا ہوا؟ کیا تمہیں میرا رقص پسند نہیں آیا؟ روزی راسکل نے میوزک آف ہوتے ہی ٹائیگر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ رقص تو تم اچھا کرتی ہو، لیکن میوزک سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جنات کی وادی میں آ گیا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو روزی راسکل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے یہ تو سب سے مقبول ترین دھن ہے، تم کہیں ذہنی طور پر بوڑھے تو نہیں ہو؟ بہرحال بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ کہیں مجھ پر عاشق تو نہیں ہو گئے؟ اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے ہو؟ روزی راسکل نے بڑے بے باک سے لہجے میں کہا۔ تم پر عاشق ہونے کے لیے تو مجھے زبردست لڑاکا بننا پڑے گا، جو میں بہرحال نہیں بن سکتا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ روزی راسکل میز کے پیچھے موجود اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ارے ہاں، تمہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، بقول تمہارے تم تو صرف لڑنے کا روپ ڈال کر کام چلاتے ہو۔ بہرحال بولو، کیوں آئے ہو؟ روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنے باس سے ملوانا چاہتا ہوں، کیونکہ باس کو یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت راسکل بھی ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے اسے چیلنج کر دیا ہے کہ ایسا ہے، بس اس بات پر میری شرط لگ گئی ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو اور باس کو یقین دلا دو کہ تم واقعی ہی راسکل ہو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرط تو تم بہرحال جیت جاؤ گے، لیکن تمہارے باس کی باقی زندگی ہسپتال میں بیڈ پر پڑے کرہاتے ہوئے گزرے گی، روزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو اس سے یقین تو آ جائے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کہاں ہے تمہارا باس؟ اسے ساتھ لے آنا تھا، روزی نے کہا۔ میں نے تو کہا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ مرد کی توہین ہے کہ وہ عورت کے پاس چل کر جائے، ٹائیگر نے جواب دیا تو روزی راسکل بھی اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کی یہ جرت کہ وہ ایسی بات کرے، میں اس کی ناک توڑ دوں گی، اس نے اب تک عورتیں دیکھی ہی نہیں، روزی راسکل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اسے ہمیشہ کے لیے عقل آ جائے۔ ویسے فکر نہ کرو، وہ بھی بس میری طرح روب وغیرہ ڈالنے کا ماہر ہے، لڑنا بھڑنا اسے بھی نہیں آتا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
आता भी हो तो क्या हुआ, रोजी रास्कल का मुकाबला कौन कर सकता है। चलो उठो, अभी चलो, रोजी रास्कल ने एक झटके से उठते हुए कहा। चलो, टाइगर ने भी उठते हुए कहा और रोजी रास्कल तेज तेज कदम उठाती कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन सीढ़ियां उतरकर वो बजाय हाल में जाने की एक और दरवाजे में दाखिल हुई। टाइगर भी उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो एक गली में पहुंच गई जो रोज क्लब की साइड में वाक़या थी। किस पर चलेंगे, मैं तो टैक्सी पर सफर करने की आदी हूँ, रोजी रास्कल ने सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा। बाहर मेरी कार मौजूद है, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल बेइख्तियार चौंक पड़ी। कार क्या चोरी की है, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। एक बदमाश पर रोब डालकर उससे छीनी थी, तब से उसे जुर्रत ही नहीं हुई वापस लेने की, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल ने अस्मात में सर हिला दिया। ये तुम आखिर रोब कैसे डालते हो, मेरी समझ में तो बात नहीं आती, रोजी रास्कल ने कहा। कभी मौका मिला तो तुम्हें तजर्बा करके दिखाऊंगा, टाइगर ने जवाब दिया और फिर एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वाह, कार तो नए मॉडल की है, खूब अच्छा धंधा है तुम्हारा, रोजी रास्कल ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा तो टाइगर जो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था मुस्कुरा दिया और फिर थोड़ी देर बाद कार तेजी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान ने टाइगर को कॉल करके कहा था कि वो रोजी रास्कल को अगवा करके राना हाउस ले आए, क्योंकि इमरान इससे पूछ कुछ करना चाहता था। इसलिए टाइगर रोज क्लब गया था। चूंकि रोजी रास्कल खुद ही उसके साथ चलने पर तैयार हो गई थी, इसलिए टाइगर को जबरदस्ती ना करनी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद कार राना हाउस के जहाजी साइज के फाटक के सामने जाकर रुकी तो रोज रास्कल भी इख्तियार चौंक पड़ी। ये अजीमुल शान इमारत तुम्हारे बॉस की है, रोजी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस का कोई जागीरदार दोस्त है, राना तहूर अली संदूकी, ये उसकी मलकियत है, अलबत्ता बॉस की तहवील में रहती है, टाइगर ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा तो रोजी रास्कल ने अस्पात में सर हिला दिया। टाइगर ने सतून पर मौजूद बेल का बटन प्रेस किया। थोड़ी देर बाद फाटक की खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। फाटक खोलो जोसेफ, टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, जोसेफ ने कहा और वापस इस खिड़की में गायब हो गया तो टाइगर वापस ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया। ये दियो कौन है, बड़ा ही जानदार आदमी है, रोजी रास्कल ने टाइगर से पूछा। इसका नाम जोसेफ है, अफ्रीका का प्रिंस है, इसका एक और साथी भी है, वो भी इस जिसामत का है, इसका नाम जवाना है, ये दोनों बॉस के बॉडीगार्ड्स हैं, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे फाटक खुल गया तो टाइगर कार का अंदर ले गया। रोजी रास्कल बड़ी हैरत भरी नजरों से राना हाउस इमारत को देख रही थी। टाइगर ने कार वसी अरीज पोर्च में ले जाकर रोकी और फिर नीचे उतर आया। रोजी रास्कल भी नीचे उतर आई। इसी लम्हे बरामदे में खड़ा जवाना भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। आओ मास्टर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जवाना ने करीब आकर कहा। रोजी रास्कल बड़ी तहसीन आमेज नजरों से जवाना को देख रही थी। ये जवाना है, बॉस का बॉडीगार्ड, और जवाना ये रोजी रास्कल है। टाइगर ने इन दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। रास्कल क्या मतलब, क्या ये इसका खानदानी नाम है, जवाना ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सर से पैर तक रोजी रास्कल को देखते हुए कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। खानदानी नाम नहीं है, मेरे काम ही ऐसे हैं कि लोग मुझे रास्कल कहते हैं, रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा तो जवाना भी बेख्तियार हंस पड़ा। आओ रोजी, बॉस हमारा इंतजार कर रहे हैं, टाइगर ने कहा और जवाना के पीछे चलते हुए वो सिटिंग रूम में पहुंच गए जहां इमरान कुर्सी पर बैठा किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ था। टाइगर और रोजी रास्कल के अंदर दाखिल होते ही इमरान ने रिसीवर को रिडलर पर रखा और उठकर खड़ा हुआ। बॉस, ये रोजी रास्कल है और रोजी ये मेरे बॉस हैं, अली इमरान, टाइगर ने मुस्कुराते हुए रोजी रास्कल और इमरान का तारुफ कराते हुए कहा। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर ही तस्वुर में डर गया था कि ना जाने किस कदर खौफनाक शक्ल होगी तुम्हारी कि लोग तुम्हें रास्कल कहने पर मजबूर हो गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोजी रास्कल भी इख्तियार हंस पड़ी। इस तारीफ का शुक्रिया, वैसे तुम वाकई इस टाइगर के बॉस लगते हो क्योंकि तुम इससे भी ज्यादा मासूम और भोले भाले से हो, रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। बैठो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रोजी रास्कल और टाइगर दोनों इमरान के बैठते ही कुर्सियों पर बैठ गए। ये टाइगर तो तुम्हारी बड़ी तारीफें करता है, ना जाने तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है, वरना पहले तो ये औरतों को घास तक ना डालता था, इमरान ने कहा तो रोजी बेख्तियार हंस पड़ी। ये बेचारा मासूम सा आदमी है, मैंने उसकी बड़ी तारीफें सुनी थी कि बड़ा लड़ाका है, बड़ा नाम है इसका, जेर ज़मीन दुनिया के बड़े बड़े बदमाश इससे डरते हैं। यही तारीफ सुनकर मैं इसके कमरे में गई, लेकिन इसने बताया कि ये तो सिर्फ रूप डालकर अपना काम चलाता है। फिर इसकी ये बात मुझे पसंद आ गई और मैं उसकी हड्डियां तोड़े बगैर वापस चली गई। फिर तुम्हारी ट्रांसमीटर कॉल आ गई, उसने बताया कि तुम रूप डालने में इसके बॉस हो, इसलिए मैं यहां भी आ गई। वैसे तुमने वाकई ये कहा था कि मर्द का औरत के पास चलकर जाना उसकी तौहीन है, रोजी रास्कल ने बात करते करते अचानक सख्त लहजे में कहा तो शायद उससे बात करते करते इस फिक्रे का ख्याल आ गया था। बॉस, रोजी की जिद थी कि आप उसके पास आए तो मैंने उससे आपकी ये बात कह दी। टाइगर ने इमरान के बोलने से पहले ही बात कर दी तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। लाइक,
comment, share, press the bell icon.